नमस्ते। ढाका की दोपहर अचानक गोलियों की आवाज से कांप उठी। क्या यह महज एक चुनावी हिंसा थी या भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले एक खतरनाक एजेंडे का अचानक पर्दाफाश? क्या यह हमला किसी व्यक्ति पर था या उस सोच पर जो भारत के पूर्वोत्तर को निगलने के सपने देख रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रहस्यमय बंदूकधारियों ने सिर्फ ट्रिगर दबाया या किसी गहरी साजिश का पर्दा भी उठा दिया? बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक 2 महीने पहले जो हुआ उसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा सोच को झकझोर कर रख दिया है। दोपहर करीब 2:25, ढाका का विजय नगर इलाका, खुली सड़क, चुनावी माहौल और लोगों की भीड़। इसी बीच अचानक शरीफ उस्मान हादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वही शरीफ उस्मान हादी जो खुद को युवा नेता कहता था, लेकिन जिसकी राजनीति का ईंधन भारत विरोध, उकसावे और नक्शों से छेड़छाड़ था। 3 मोटरसाइकिलों पर आए हमलावर, चेहरे ढके हुए, बेहद प्रोफेशनल अंदाज, कुछ ही सेकंड में गोलियां और फिर धुएं की तरह गायब। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कम से कम 3 गोलियां चलाई गई। खून से लथपथ हादी वहीं गिर पड़ा। अफरा तफरी मच गई। भीड़ चीखने लगी और पुलिस को समझ नहीं आया कि पहले भीड़ संभाले या घायल नेता को। उसे आनन फानन में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने साफ कहा कि स्थिति बेहद नाजुक है और अगले कुछ घंटे निर्णायक होंगे। लाइफ सपोर्ट पर पड़ा यह वही व्यक्ति है जो कुछ घंटे पहले भारत के 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भड़काऊ नक्शा सोशल मीडिया पर डाल चुका था, जिसमें भारत की क्षेत्रीय अखंडता को खुली चुनौती दी गई थी। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह सिर्फ बांग्लादेश की एक चुनावी हिंसा नहीं है। आज हम उस खतरनाक सोच, उस उग्र राजनीति और उस भारत विरोधी एजेंडे की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को सवालों के घेरे में डाल दिया है। आज हम समझेंगे कि शरीफ उस्मान हादी कौन था, उसके बयान क्यों खतरनाक थे, भारत के पूर्वोत्तर को लेकर फैलाई जा रही गलत कथाएं क्या संकेत देती है, और आखिर इस रहस्यमय हमले के पीछे किस तरह की ताकतें काम कर सकती है। यह वीडियो किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता, बल्कि उस सच्चाई को सामने लाता है जिसे अक्सर शोर में दबा दिया जाता है। हादी कोई साधारण उम्मीदवार नहीं था। वह शेख हसीना विरोधी संगठन इंकलाब मंच का प्रवक्ता था और ढाका 8 सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर चुका था। युवाओं के बीच उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन यह लोकप्रियता विकास, शिक्षा या रोजगार की बातों से नहीं, बल्कि उग्र भाषणों, भारत विरोधी नैरेटिव और भावनात्मक उकसावे से बनी थी। उसके भाषणों में बार बार भारत के खिलाफ जहर उगला जाता था, खासकर पूर्वोत्तर भारत को लेकर। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 महीनों में उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स में करीब 180% की बढ़ोतरी हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या 18 से 30 साल के युवाओं की थी। यही वह वर्ग है जिसे भड़काकर किसी भी देश में अस्थिरता पैदा की जा सकती है। हमले से कुछ घंटे पहले उसका विवादित पोस्ट सामने आया था, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को दिखाते हुए एक ऐसा नक्शा साझा किया गया था जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र की मान्यताओं के अनुसार सीधा सीधा फर्जी और उकसाऊ माना जाएगा। उसी पोस्ट में शुक्रवार को एक बैठक का आह्वान किया गया था। विषय था बंगाल और बंगालियों की शुरुआत की कहानी। सवाल यह है कि यह कहानी इतिहास की थी या भू राजनीतिक विस्तार की। भारत की खुफिया एजेंसियां पहले कई बार चेतावनी दे चुकी है कि सोशल मीडिया पर ऐसे नक्शों और कथाओं के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेला जा रहा है। घटना के बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गंभीर चिंता जताई है और इसे चुनावी माहौल में अस्वीकार्य हिंसा बताया है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि हमलावरों की जल्द पहचान कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह बयान काफी है? बांग्लादेश में पिछले 10 वर्षों में चुनावी हिंसा के आंकड़े डराने वाले हैं। स्थानीय मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 2014 से 2024 के बीच चुनाव से जुड़े राजनीतिक संघर्षों में 1200 से अधिक लोग मारे गए हैं और करीब 9000 घायल हुए हैं। ऐसे में यह हमला किसी अपवाद की तरह नहीं, बल्कि उसी खतरनाक सिलसिले की एक और कड़ी जैसा दिखता है। शरीफ उस्मान हादी पहले भी जान से मारने की धमकियां मिलने की बात सार्वजनिक कर चुका था।
नवंबर 2025 में उसने दावा किया था कि उसे फेसबुक के जरिए करीब 30 विदेशी नंबरों से धमकी भरे संदेश आए। उसने इसे अपनी भारत विरोधी बेबाकी का नतीजा बताया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने तब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। सवाल यह भी है कि आखिर ये विदेशी नंबर किस देश के थे, किस नेटवर्क से जुड़े थे और क्या उनका मकसद सिर्फ धमकाना था या किसी बड़े खेल की तैयारी। दिसंबर 2024 में हादी ने सत्तारूढ़ आवामी लीग पर छात्रों की हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दिए गए इस्लामी अपराध न्यायाधिकरण के फैसले को मिसाल करार दिया था। उसके इन बयानों के बाद बांग्लादेश की राजनीति में तापमान अचानक बढ़ गया था। कई विश्लेषकों का मानना है कि हादी खुद को एक शहीद की छवि में ढालने की कोशिश कर रहा था ताकि चुनावी सहानुभूति बटोरी जा सके, लेकिन अब जब खुद उसके सिर में गोली लगी है तो यह नैरेटिव और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। भारत के नजरिए से देखें तो यह घटना सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का मामला नहीं है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसे सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, रणनीतिक, भौगोलिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहाँ भारत की सीमाएं बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और भूटान से लगती है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। सड़कें, रेलवे, सीमा सुरक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी। ऐसे में कोई भी नेता अगर इस क्षेत्र को लेकर उकसाऊ बयान देता है या नक्शों से छेड़छाड़ करता है तो यह सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। रहस्य में बंदूकधारी कौन थे? क्या वे किसी प्रतिद्वंदी राजनीतिक गुट से जुड़े थे या फिर वे उसी आग का नतीजा थे जिसे हादी खुद हवा दे रहा था? सुरक्षा कैमरों की शुरुआती जांच में हमलावरों की मूवमेंट बेहद सटीक और प्रशिक्षित दिखती है। वे जानते थे कि किस वक्त हमला करना है, कितनी गोलियां चलानी है और किस रास्ते से निकलना है। यह किसी अचानक भड़के व्यक्ति का काम नहीं लगता। विशेषज्ञों का मानना है कि यह या तो एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश है या फिर किसी बड़े नेटवर्क की चेतावनी। भारत में इस घटना को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। खासकर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। पिछले साल ही भारत ने 2400 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया था जो सीमा पार से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रही थी। हादी जैसे नेताओं की भाषा और गतिविधियां उसी ट्रेंड का हिस्सा मानी जाती है। यह भी याद रखना होगा कि राष्ट्रवाद सिर्फ नारे लगाने से नहीं बनता, बल्कि सीमाओं की रक्षा और सच्चाई को पहचानने से बनता है। हादी भारत का कट्टर विरोधी था। उसने भारत की एकता पर सवाल उठाए और उसी राह पर चलते हुए वह खुद हिंसा के भंवर में फंस गया। यह घटना उन सभी के लिए चेतावनी है जो राजनीति को नफरत और विस्तारवादी सपनों का हथियार बनाना चाहते हैं। ढाका की उस दोपहर चली गोलियां सिर्फ एक शरीर को नहीं लगी, उन्होंने पूरे क्षेत्र को यह संदेश दिया कि आग से खेलने वालों के हाथ अक्सर जल ही जाते हैं। आज हादी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है और कल शायद उसके सपनों की राजनीति भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। सवाल यही है, क्या बांग्लादेश इस हिंसा से सबक लेगा और क्या भारत के खिलाफ जहर उगलने की राजनीति को अब लगाम लगेगी, या फिर यह हमला किसी और भी बड़े तूफान की आहट है जो दक्षिण एशिया की शांति को और गहराई से चुनौती देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।